नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आपके समक्ष उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम हॉट टॉक को लेकर। राजा भाई, आपका भी स्वागत है, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार सर। और लंबी जद्दोजहद के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चुनाव होता है, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची में भी विलम्ब होता है राजा भाई, और सूची आ जाती है तो शपथ हो जाती है, तो उसके बाद फिर 2-4-5 दिन और लग जाते हैं विभागों के वितरण में। तो ये जो माजरा है इसको किस रूप में देखते हैं? क्या मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार से संचालित होगी? नहीं, आपने एकदम ठीक कहा कि मैंने तो आपको ध्यान हो तो जून और जुलाई में भी ये लिखा ही था हॉटलाइन पे कि अब मध्य प्रदेश की सरकार जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है मध्य प्रदेश, और अब सभी निर्णय पॉलिटिकल डिसीजन जो है दिल्ली से हो रहे हैं। आपको ध्यान हो जब अमित शाह जुलाई में आए थे, मुझे तारीख याद है 10 जुलाई को, जब देर रात तक बैठक कर रहे थे, उसके बाद सभी सूत्र अमित शाह ने मध्य प्रदेश के अपने हाथ में ले लिए थे और चुनाव भी दिल्ली दरबार ने ही लड़ा था। फिर उसके साथ साथ जब वैल्यू एडिशन होता चला गया तो फिर टैगलाइन आई कि एमपी के मन में मोदी, फिर एमपी के मन में मोदी की थीम पर भी चुनाव लड़ा गया था। तो आप जो कह रहे हैं कि क्या केंद्र शासित राज्य बन चुका है, बिल्कुल पॉलिटिकल डिसीजन के लिहाज से। वैसे भी देखिए, बीजेपी में सभी निर्णय दिल्ली से ही होते हैं, और ख़ास तौर से जब चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद मंत्रिमंडल का यह हो या पोर्टफोलियो की बात हो, तो दिल्ली ही तय करता है कि किसको मंत्री बनाना है, कास्ट इक्वेशन के हिसाब से, पॉलिटिकल सीनियरिटी के हिसाब से, प्रदेश की एलोकेशन के हिसाब से कि किसको किस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। उसके बाद फिर पोर्टफोलियो की बात होती है, तो ये देखा जाता है कि किस व्यक्ति को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, उसके अकॉर्डिंगली आगे गवर्नमेंट काम करे। तो आपका कहना ठीक है, निर्णय तो सब दिल्ली से हो ही रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन तकरीबन 1 महीना इस प्रक्रिया में लग गया था। मध्य प्रदेश में मंत्रियों की सूची आ चुकी है, विभागों का वितरण हो चुका है। जिम्मेदारियों के लिहाज से देखें तो लगभग सभी अच्छे विभाग जो हैं काबिल लोगों के पास दिए गए हैं। इंदौर के संदर्भ में बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जी को नगरीय प्रशासन और आवास दिया गया है, संसदीय कार्य साथ में है। प्रहलाद पटेल को ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है, तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन दिया गया है, उप मुख्यमंत्री के पास हेल्थ है, वित्त है। तो ऐसे तमाम सारे विभागों का वितरण किया गया है। तो हम सिलसिलेवार मान लीजिए, हम इंदौर से ही शुरू करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी को नगरीय प्रशासन में आवास दिया गया, उसको लेकर क्या कहते हैं? बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं परफेक्ट चॉइस है ये। कैलाश जी का एक पुराना एक्सपीरियंस रहा है अर्बन डेवलपमेंट में। जब कैलाश जी पहले मतलब 5-7 पोर्टफोलियो कैलाश जी के पास हुआ करते थे, उस ज़माने में अर्बन डेवलपमेंट कैलाश जी के पास हुआ करता था। कॉमर्स इंडस्ट्री भी कैलाश जी ने लीड किया है, अर्बन डेवलपमेंट भी किया है। तो डिसीजन तो बहुत अच्छे हैं, न केवल कैलाश विजयवर्गीय के बल्कि सभी मंत्रियों के डिसीजन मुझे ठीक लग रहे हैं इनके। प्रहलाद पटेल को भी रूरल डेवलपमेंट जो दिया गया है वो भी अच्छा डिसीजन है। प्रहलाद पटेल भी एक काम के विजनरी लीडर हैं और वो भी एक दूरदृष्टा हैं काम के मामले में। प्लस राजेंद्र शुक्ला जो डिप्टी सीएम है, उनको हेल्थ से संबंधित दिया गया है, गंभीर व्यक्ति है वो, उनको भी हेल्थ सेक्टर अच्छा दिया है। और देवड़ा के पास जो वित्त है वो पहले भी वित्त में रहे हैं देवड़ा। तो पोर्टफोलियो वाइज देखा जाए तो मोर और लेस जो सीनियर लोग हैं, जैसे राकेश सिंह को पीडब्ल्यूडी दिया गया है, तो जितने भी सीनियर लोग हैं उन लोगों को उनकी प्रोफाइल के से मैच करते हुए पोर्टफोलियो दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छे पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इस बार। कार्यप्रणाली को लेकर बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने गुना बस हादसे के बाद तुरंत एक्शन लिया और तमाम सारे अधिकारियों को उसका जिम्मेदार बताते हुए वहाँ से उनको ट्रांसफ़र कर दिया, त्वरित कार्रवाई की गई है, तो इस तरह के निर्णयों को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मोहन यादव ने जिस दिन चेयर संभाली थी उसी दिन एक मैसेज देना स्टार्ट किया था कि लाउड स्पीकर वाले मामले में कि लाउड स्पीकर अलाउड नहीं किए जाएंगे। उसके बाद एक संदेश दिया गया कि ये कोर हिंदुत्व और कोर आरएसएस की आइडियोलॉजी के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये बिहेव करेंगे। प्लस मोहन यादव को मालूम है कि मैंने शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस किया है, तो शिवराज सिंह चौहान जिस थ्योरी पे काम करते थे उस थ्योरी पे तो काम करने से रहे मोहन यादव। मोहन अपनी आइडेंटिटी से काम करेंगे। मोहन मतलब लोग जैसा जिक्र करते हैं कि मोहन मतलब योगी से कंपेयर करने लोग हैं, तो देखिए योगी है, मोहन यादव है। पहले टाइम के मुख्यमंत्री हैं वो। मोहन यादव 1-2 बार के विधायक है, तीसरी बार विधायक बने हैं तो मुख्यमंत्री बने, उनको योगी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, लाउड स्पीकर हटाने का निर्णय ले लिया तो आपने उनको योगी बना दिया, बहुत मुश्किल है सर, योगी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो उत्तर प्रदेश को लीड कर रहे हैं जहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं, हमारे यहाँ 29 सीटें हैं।
और योगी तटस्थ भाव से बिल्कुल मूल रूप से वो योगी ही हैं, वो गृहस्थ नहीं है। मोहन यादव गृहस्थ संत हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्यप्रणाली है। शुरू के अंदर जब चेयर पे व्यक्ति बैठता है तो कुछ ऐसे निर्णय जरूर लेता है जिससे वो लाइमलाइट में आए, जिससे वो सुर्खियों में आए, जिससे उसका एक मैसेज जाए, खासतौर से ब्यूरोक्रेसी में मैसेज जाए कि यहाँ पे लापरवाही चलने वाली नहीं है। तो अभी कुछ भी कहना इतनी जल्दबाजी होगी कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या कैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगा, अभी कहना जल्दबाजी होगी। अभी तो तेल और तेल की धार देखती जाइए आप, क्योंकि अभी जो भी व्यक्ति नया व्यक्ति बैठता है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करता है जो सुर्खियों में रहता है। जिस तरह से विभागों का वितरण किया गया है, मोहन यादव जी से सीनियर कई कद्दावर नेता इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो ये जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है, क्या ये बड़े नेताओं का अहम मुख्यमंत्री जी से टकराएगा तो नहीं? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरी सरकार में सब मोस्ट सीनियर लोग जो हैं वो कैबिनेट में हैं और इनसे जूनियर लोग चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो जब जूनियर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर है और इनसे सीनियर व्यक्ति कैबिनेट में हैं, तो इनका एक अपना आत्मसम्मान और अपना ईगो तो रहता ही हर व्यक्ति का, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, राजनीति हो या जीवन हो, समय का सम्मान करो आप। जिस समय पे जो कुछ मिल रहा है उसको ग्रहण कर लीजिए, ले लीजिए, क्योंकि आप जब चेयर पे रहोगे तब लोग आपसे मिलने आएंगे। आप चेयर पर नहीं रहोगे तो लोग आपसे मिलने नहीं आएंगे, फिर चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या प्रहलाद पटेल हो या राकेश सिंह हो। इनको यदि सीनियरिटी का वो अहम आड़े आ रहा हो कि साहब हम सीनियर हैं, हम कैबिनेट में कैसे रहें, तो फिर घर बैठिए। तो घर बैठे फिर तो कोई मिलने आपसे आएगा नहीं। आप सिस्टम में रहोगे, सिस्टम में परफॉर्म करोगे, तब लोग आपसे मिलने आएंगे और आप मध्य प्रदेश को डिलीवर कर पाओगे। तो आपका कहना सही है कि इनका ईगो हर्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे जब मामला सेटल होने लगता है तो फिर जूनियर सीनियर वाली भावनाएं खत्म हो जाती है। फिर सबका एक ही ओरिएंटेशन होता है कि मध्य प्रदेश की डेवलपमेंट कैसे हो, तरक्की कैसे हो। खासतौर से कैलाश विजयवर्गीय के मतलब लोग तो बताते हैं कि उनके शिष्य हैं मोहन यादव। कैलाश जी ने उनकी बड़ी मदद की है पॉलिटिकल लाइफ के अंदर। तब ठीक है, वो समय की बात है, वो शिष्य हैं, आप गुरु थे, लेकिन अब शिष्य आपके मुख्यमंत्री की चेयर पे हैं और गुरु यदि कैबिनेट में बैठे हैं तो गुरु को अब उनको गुरु मानना पड़ेगा, क्योंकि वो पद है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, तो उसका सम्मान तो आपको उतना करना ही पड़ेगा संवैधानिक व्यवस्थाओं का। और ये जो निर्णय होते हैं इसमें यह नहीं देखा जाता कि जूनियर कौन है, सीनियर कौन है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, फिर गृह मंत्री बने कि नहीं बने? फिर आपसे मैं सवाल करता हूँ, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम बने कि नहीं बने? फिर आपसे मैं सवाल करूंगा कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट अपने जूनियर के अंडर में खेला कि नहीं खेला? विराट कोहली ने रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? तो इन चीज़ों को व्यक्ति को नहीं दिमाग में लगाना चाहिए कि मैं कितना सीनियर हूँ। आपके भाग्य में जो मिल रहा है उसको ले लीजिए, समय का सम्मान कीजिए, आपके विजन को, आपकी सीनियरिटी को मध्य प्रदेश की तरक्की के रास्ते पर लेके जाइए, बजाय कि अहम पाल के बैठें कि हम बड़े हैं, हमको चेयर क्यों नहीं मिली। अरे भाई, आपने बात सही कही है, लेकिन अब मैं मध्य प्रदेश के आर्थिक हालातों की तरफ बात करना चाहता हूँ। इस समय मुझे लगता है कि लंबा कर्जा मध्य प्रदेश के पास है, 55,000 करोड़ तक हम पहुँच सकते हैं, 55,000 लाख करोड़ तक हम पहुँच सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। सरकार के पास पैसा नहीं है, बात तो तय हो गई है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश में विकास कार्यों को गति देना, सामंजस्य बैठाना और लोगों को पेमेंट करना, इस पर कैसे सामंजस्य बैठेगा? ये काम तभी सक्सेस होंगे जब सरकार के पास पैसा होगा। देखिए, मैं एक तो आपके फिगर को करेक्ट करता हूँ। मध्य प्रदेश पर तकरीबन कर्जा होने जा रहा है 4 लाख करोड़ का, और राजस्थान पर है तकरीबन 5 लाख करोड़ का। ये कर्जा क्यों हुआ, आप और मैं दोनों जानते हैं। पिछले टॉक शो में हमने जिक्र किया कि चुनाव आते आते रेवड़ी बांटने का कल्चर एकदम, दोनों हाथों से पैसा लुटाने लगे। उधर गहलोत और इधर शिवराज सिंह चौहान, दोनों अपनी कुर्सी के लिए एक लाडली बहना को लेकर आए और उन्होंने तमाम प्रकार की योजनाएं चालू करी। वैसे ही गहलोत ने भी राजस्थान के अंदर फ्री बीज के माध्यम से अपनी कुर्सी बचाने के लिए रेवड़ियाँ बांटना शुरू करी। अब हमारे देश का एक कल्चर बन चुका है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना और वोट बटोरना। जैसे जैसे चुनाव आगे जाते गए वैसे शिवराज ने भी दोनों हाथों से पैसा लुटाना शुरू किया। न केवल लाडली बहना बल्कि तमाम बड़े इवेंट, तमाम बड़े आयोजनों और तमाम बड़ी घोषणाएं करता चला गया, जिससे मध्य प्रदेश में भी कर्जा बढ़ता चला गया। 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज मध्य प्रदेश के माथे पर मंडरा रहा है। अब आप जान चलिए, ठीक है, केंद्र में आपकी सरकार है तो उसका थोड़ा एडवांटेज आप लोगों को मिल जाता है। यदि अब सरकार विपक्षी होती तो और दिक्कत होती, लेकिन कर्जा तो है। मोहन यादव को बैलेंस शीट में तो कर्ज ही मिला है। कर्ज इसलिए मिला है कि तमाम फ्री बीज की योजनाएं थी और फ्री बीज की योजनाओं के तहत हम बिजली भी माफ़ कर रहे हैं, हम आपको लाडली बहना में 3,000 तक लेकर जाएंगे 12,500 से, फिर आपका गैस सिलेंडर भी हम आपको 450-500 में देंगे। तो तमाम प्रकार की योजना का अनाउंसमेंट थे, कर्जा बढ़ता चला गया। इनके चुनाव थे सामने, तो चुनाव के मद्देनज़र कर्ज लेते चले गए।
अब वो तेल तो तिलों में से ही निकलेगा ना, तेल तो मध्य प्रदेश की जनता को ही भुगतना है ना उसका। तो आप ये मान के चलिए कर्ज तो है, अब वो कितना कैसे कैसे उसको करते हैं, अल्टीमेटली आप देखिए कि कौन से टैक्सेस बढ़ाते हैं, कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू के रिसोर्सेस हैं उसके बड़े माध्यम क्या है, बड़े माध्यम तो आपके आबकारी है, शराब और ये तमाम जो है वहीं से बड़ा रेवेन्यू सरकार को जाता है। तो आप मान के चलिए आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश पे कुछ करारोपण हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, या फिर जनता को किसी न किसी रूप में उस पर मतलब उनसे वसूला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो तमाम सारी बातें हैं। अगर सरकार के पास जो राजा भाई ने फिगर कलेक्ट किया है कि 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पर है और उतना उससे ज़्यादा 5 लाख करोड़ का राजस्थान पर है, सरकारें आती जाती रहती है, योजनाएं फ्री की रेवड़ियाँ जो बांटती जा रही है उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है और सीधा असर उसका राजकीय कोष पर पड़ता है। तमाम सारे नए टैक्सेस और इन सब बातों पर भी आने वाले समय में सरकार कोई न कोई कठोर निर्णय लेगी। राजा भाई, ऐसी स्थिति में कर्जा भी है, सरकार भी चलाना है, योजनाओं को भी लागू करना है, आपको नहीं लगता कि जो फ्री की योजना है उनको बंद कर देना चाहिए? कर नहीं पाएंगे, सामने लोकसभा चुनाव कर नहीं पाएंगे और बढ़ाएंगे, आप देखते जाइएगा। दिल्ली वाले जो है ना रोज अब नए अनाउंसमेंट करेंगे और वो मध्य प्रदेश से भी अनाउंसमेंट होगा, पूरे देश के अन्य राज्यों से भी होगा। फ्री की रेडियो का कल्चर ये हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बदलाव कर दे, उसकी संभावना अलग है, उस पर अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं कर पाएंगे। चाहे वो लाडली बहना हो चाहे अन्य योजना हो, इनको कंटिन्यू तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता को आपने मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर की आदत लगा दी है। यदि आप बंद करोगे तो हो सकता है आपका वोट बैंक स्लिप हो जाए, तो ये कर नहीं पाएंगे, आप मान के चलिए। आप ये सब वोट की राजनीति है। राजा भाई, एक जुमला जो आपका पूरी भाजपा में और पूरे देश में लोकप्रिय हुआ वो था शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 10 मंत्री पहले जो पार्टी बदल कर आए थे, उपचुनाव के बाद 10 मंत्री उनके शामिल किए गए थे, पहले ही शामिल कर लिए थे, चुनाव बाद में कराया। उसके बाद 6 मंत्री उनके रह गए और अब 3 मंत्री रह गए। शिवराज जी ऑलमोस्ट इस समय मेन स्ट्रीम से बाहर हो चुके हैं। तो ये शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा, क्या ये जुमला अभी भी कायम है? देखिए, जैसा मेरे शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा लिखने के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न था। इनके नाम है इसलिए नहीं लिखा था मैंने, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये था कि शिवराज और महाराज जो हैं दोनों ने मिलकर सरकार चलाई है, इन दोनों के आपस के कोलैबोरेशन से सरकार बनी है। तो ऐसे में जो मूल भाजपा के जो लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए उस समय काम किया था, उनको न कोई मंत्रिमंडल मिला, न कोई बोर्ड मिले, न कार्यकर्ताओं की सुनवाई हुई। तो मैंने कहा नाराज भाजपा का लेवल बढ़ता जा रहा है, उसका मकसद ये था। फिर आपने कहा कि अभी 3 मंत्री बचे हैं, तो बिल्कुल शिवराज तो आप देखिए, शिवराज को तो आउट ऑफ सीन कर दिया मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से। वो विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, अलग विषय है, पर वो जितने घुंघरू बांध के बैठे हुए थे कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊँगा, तो वो घुंघरू टूट चुके हैं। अब बात करते हैं शिवराज के समर्थक लोगों की, तो शिवराज के एक भी समर्थक को मंत्री नहीं बनाया गया। विश्वास सारंग कैलाश जी का भी आदमी है, थोड़ा बहुत शिवराज का भी है। इसके अलावा तो मुझे एक भी नाम याद नहीं आता है जो शिवराज का कोर समर्थक हो और शिवराज ने उसका रिकमेंड करके मंत्री बना लिया हो। अब बात करते हैं महाराज की, तो महाराज के 3 लोग जो हैं मंत्री बन पाए हैं, और देखिए 24 आए थे उस समय, 7 बचे हैं मौजूदा दौर में, और 3 मंत्री हो गए उसके अंदर। तो ग्राफ किस लेवल पे आ गया आप देख लीजिए उसका। अब नाराज भाजपा का चूँकि बोलबाला था, तो नाराज भाजपा में कौन लोग थे? नाराज भाजपा में वो लोग थे जो शिवराज और महाराज दोनों उनकी सुनवाई नहीं कर रहे थे। अब देखिए, आप दुनिया जानती है कि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह जो हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये शिवराज के कोई गुड विशेष वाले तो लोग तो नहीं हैं, दुनिया को मालूम है ये बात। तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है एक विपरीत धुरी का है जो मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर अब कायम हुआ है, इसलिए शिवराज इररिलेवेंट होते जा रहे हैं इस सरकार में। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या यादव भाजपा भी आएंगी? नहीं, यादव भाजपा इसलिए नहीं आएगी कि यादव, देखिए मोहन यादव जो है मूल रूप से संघ की आइडियोलॉजी का व्यक्ति है, और उसका खुद का कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल मतलब जिसको कहते हैं नेटवर्क वाला सिस्टम नहीं है। वो तो चेयर पे आ गए तो लोग जानने लगे, उसके पहले तो मोहन यादव को कितने लोग जानते थे? ठीक है, 230 विधानसभा में सब लोग तो नहीं जानते थे ना, चलिए हम तो पास में रहते हैं इंदौर उज्जैन इसलिए जानते हैं। तो उनका खुद का कोई स्टेप वैसा नहीं है कि बहुत बड़ा नेटवर्क हो और बहुत से लोग जानते हो, और बहुत बड़ा उनके खेमे के कोई बहुत लंबे चौड़े विधायक भी नहीं है। वो खुद व्यक्तिगत रूप से खड़े हैं, ये अलग विषय है, लेकिन कोई बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क उनका नहीं है। तमाम सारी बातें, तमाम सारे मुद्दे प्रदेश के राजनीतिक
हालात जो हैं उस पर बात की, आर्थिक हालात पर बात की और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को लेकर। आपने एक जो इम्पोर्टेंट बात की उसको मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे आपने पूछा कि पोर्टफोलियो में कैलाश को अर्बन डेवलपमेंट मिला है। देखिए, किसी भी सरकार में अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग एक बड़ा सेक्टर होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे ज़्यादा काम इसी डिपार्टमेंट से होते हैं। और चूँकि कैलाश जी का एक्सपीरियंस भी इस डिपार्टमेंट में, चाहे वो नगर निगम के हो या इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जितने भी होते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के हो, उनका एक विज़न है। हमें भी मेट्रो के मुहाने पर खड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुहाने पर खड़े हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ स्टोरी है। तो मुझे लग रहा है कि इनका विज़न, इनका एक्सपीरियंस और इनकी सीनियरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, शहरों के विकास के लिहाज से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय मध्य प्रदेश के लिए है कि यहाँ से ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट होना चाहिए। इनके अनुभव के आधार पर यदि अच्छा काम करते हैं तो नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता, काम देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहा है, लेकिन लाभ मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि इनका अनुभव इनको लंबा है इसके पास। फिर अपन बात करते हैं प्रहलाद पटेल की। प्रहलाद पटेल भी एक सीनियर लीडर हैं, केंद्र के मंत्री रहे हैं और वो भी एक विजनरी व्यक्ति है। रूरल डेवलपमेंट में ग्रामीण का उनके पास गए। और देखिए, लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट में भी काम करना पड़ेगा, अर्बन डेवलपमेंट में भी करना पड़ेगा, जल संसाधन में भी करना पड़ेगा, हेल्थ पे भी करना पड़ेगा। तो इन सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करने के साथ ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो सीनियरिटी आपकी कोई काउंट नहीं होगी। मध्य प्रदेश के नए मंत्रियों को लेकर राजा भाई का कहना है कि परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बहरहाल ये बात सही भी है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम और आर्थिक हालातों पर हमने विस्तृत चर्चा की। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।